विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय यूएस और मिस्र दौरे के बाद भारत लौटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगे सार्वजनिक बैठक। सुबह 11:30 पर शुरू होगी बैठक। आज काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में होगी जनसभा। महिला रेसलर विनेश फोगाट ने किया ट्वीट, अब प्रदर्शन नहीं करेंगी महिला पहलवान, सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में को लेकर के बसपा का बड़ा ऐलान, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं मिलेगा टिकट, अच्छे प्रत्याशियों की तलाश जारी। ओडिशा के गंजम में भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर विदेश दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि विदेश दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी तमाम मौजूद थे। तो 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो अहम जानकारी, विदेश दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका स्वागत किया है। बता दें कि दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के, वो भी मौजूद थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके साथ साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर यूएस और मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद प्रधानमंत्री भारत लौट आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के सचदेवा, वो भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे।
दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैठक करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगे सार्वजनिक बैठक। तिरुवनंतपुरम में आज जेपी नड्डा बैठक करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की बैठक सुबह 11:35 पर शुरू होगी। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगे बैठक। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 11:35 पर बैठक करेंगे। केरल के त्रिवेंद्रम में ये बैठक की जानी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये बैठक की जाएगी। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे अहम बैठक, सार्वजनिक बैठक होगी। बता दें कि सुबह 11:35 पर यह बैठक होगी, मतलब अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में करेंगे सार्वजनिक बैठक। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल में बैठक करने वाले हैं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे बैठक। ये एक अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ये केरल के तिरुवनंतपुरम में सार्वजनिक बैठक की जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जिले में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन हेलीपैड से श्री विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करेंगे। श्रावण मास की तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। 4 बजे वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनसभा की जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विक्की डे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है और जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया स्थित वहां पे एक जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं जैसे कि 2024 के पहले जो आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी से करेंगे, गरजेंगे वाराणसी से, जो अपने 8 विधानसभा है उसको लेकर जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। और कहीं ना कहीं ये जो पटना में भी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा, सारी विपक्षी पार्टी एक होकर एक बैठक की गई थी गठबंधन को लेके। तो वहीं पे दूसरी तरफ आज योगी आदित्यनाथ 2024 के चुनाव को देखते हुए आज यहाँ से गरजेंगे और यहाँ से शुरुआत करने जा रहे एक बड़ी जनसभा रखी गई है, जो रोहनिया और शहर दक्षिणी के विधानसभा को देखते हुए। और साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी की जो 9 साल पूरे होने पे जो कार्य गिनाए जा रहे, उपलब्धियां गिनाई जा रही, जन जन तक पहुंचाई जा रही, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में जगतपुर इंटर कॉलेज में वहां से संबोधित करेंगे। उसके बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे और काल भैरव दर्शन करने जाएंगे। जी विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाते हैं, लेकिन वाराणसी जब आते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन भी करने के लिए पहुंचते हैं, तमाम और भी जो है वहां पर निरीक्षण करते हैं। क्या कुछ कहा जा सकता है, आज किस तरीके से औचक निरीक्षण कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसा कि श्रावण मास शुरू होने वाला है, तो उसको देखते हुए बाबा विश्वनाथ के दर पे दर्शन करने जाएंगे और वहां पे श्रद्धालु को कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और कितनी तैयारी है वहां पे, इसको भी परखेंगे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ के ट्रस्ट की तरफ से एक शुल्क जारी किया गया, लिस्ट जारी किया गया है दर्शन को लेकर। इसको लेकर भी लगातार विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर सभी पार्टी के लोग जो इस पर विरोध जता रहे कि श्रावण मास शुरू होते ही इसके शुल्क बढ़ा दिए गए हैं, जैसे रुद्राभिषेक के शुल्क बढ़ा दिए गए, मंगला आरती के शुल्क बढ़ा दिए गए। एक लिस्ट जारी किया गया ट्रस्ट की तरफ से,
उसको लेके जो विरोधी पार्टी लगातार इस पे हमला कर रही है कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पे ये करती है, इसको जो पैसा बढ़ाया गया है, शुल्क बढ़ाया गया, इसको लेके भी एक टीका टिप्पणी किया जा रहा है। तो इसको लेके भी आज निरीक्षण करेंगे योगी आदित्यनाथ, तो कह सकते हैं वाराणसी में आज कई जगह निरीक्षण करेंगे। जी विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाते हैं, जब तो गोरखपुर में जैसे वो जाते हैं तो जनता दरबार भी लगाते हैं, तो क्या वाराणसी में भी एक जनता दरबार देखने को मिलेगा? जी, वाराणसी में फिलहाल अभी जो जनसभा रखी गई है वहाँ पे कार्यकर्ता एक बड़ी संख्या में 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता जनता जुटेगी। तो वहीं पे जो उनका जो कार्यक्रम है, उसके अलावा वो जनता दरबार तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज ऐसा कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं है उनका, क्योंकि जनसभा संबोधित करेंगे। वहीं पे अगर कोई मिलना चाहे तो योगी आदित्यनाथ से नियमानुसार प्रोटोकॉल के तहत मिल सकता है, वहीं पे फरियाद अपनी दे सकता है, योगी तक पहुंचा सकता है जिसकी जो फरियाद हो। फिलहाल अभी वही जानकारी मिलेगी। जी विक्की, देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसमें बिजली संकट और पानी की जो जलभराव की समस्या है वो काफ़ी उफान पर दिख रही है, तो क्या इस तरह की जो समस्याओं पर कोई बात की जाएगी, कोई ऐलान किया जाएगा? इस समय जो सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर पड़ी हुई है, वाराणसी समेत सभी जिलों में जो है बिजली संकट इस समय चरम पर है। लगातार लाइनें काटी जा रही है। वहीं पे लोग कह रहे हैं कि जब बिजली की दरें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, 24 घंटे देने की बात है, तो ऐसे में इतनी बड़ी कटौती क्यों की जा रही है? जनता जो है परेशान है। पानी, बिजली, सभी चीजों को लेके लगातार धरने भी कई जगह किए गए थे, चक्का जाम किया गया था पानी बिजली को लेके, और लगातार योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश भी दिए गए कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। लेकिन फिलहाल इसमें कोई तरह की कोई कमी नहीं दिख रही, अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद जबकि AK शर्मा ऊर्जा मंत्री ने भी कई बार आदेश दिया है कि बिजली को लेकर सुचारू रूप से उसको बहाल की जाए, जो भी कमी उसको दूर की जाएगा, ट्रांसफार्मर खराब होती है तो उसको तत्काल जाके सही कराया जाए। लेकिन ऐसे में फिर भी जो निजात बिजली की समस्या से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वाराणसी की जनता तो परेशान है ही है बिजली से, तो कह सकते इसको लेके भी कुछ ऐलान किया जा सकता है। जी विक्की, और तरह की बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर है, इस दौरान क्या कुछ सौगात दे सकते हैं जनता को? जैसे कि कहा जा रहा है कि किसानों को एक सौगात मिल सकती है। जी बिल्कुल, किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसको हम बीजेपी पार्टी हमेशा से अहम रखती है किसानों को, तो उसको लेके कुछ ऐलान और कुछ सौगात दिया जा सकता है। क्योंकि ये आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो ये अहम रखता है। और इसकी कमान जो है इस समय योगी आदित्यनाथ स्वयं ले लिए हैं। 2024 से पहले ये आज पहली जनसभा जो है रखी गई है, और यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ आज जगतपुर इंटर कॉलेज से गरजेंगे और जीत का मंत्र देंगे। जो वीक पॉइंट है उसको भी ये साधने की, जो पूर्वांचल की साधने की जो कवायद यहाँ शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी से करने जा रहे हैं। जी अब बताया जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ पैक हाउस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे जनता को कितना कुछ इससे लाभ मिलेगा? जी, जो पैक हाउस दिखाएंगे इससे जनता को कहीं ना कहीं तो लाभ तो मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती है वो जनता के हित में ही रहती है, कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता है। तो कह सकते हैं ये भी फायदे के लिए उनको लाभ मिलेगा। जी विक्की, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग दौरे पर जा रहे हैं और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जो वाराणसी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा है कि देखिए वाराणसी जो है पहले 2014 के बाद जो वाराणसी का कायाकल्प बदला है, सड़क से लेके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके सारा जो विश्वनाथ पूरे बनारस का कायाकल्प जो आज बदला है, जो 4 लेन सड़कें दी गई हैं, कई फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, और काशी सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक नगरी काशी मानी जाती है, असली काशी कॉरिडोर बन के जो आज तैयार है 55 लाख स्क्वायर फीट में, जो श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या पे वहाँ पे जुट रही और दर्शन करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काशी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, और इसको लेके जो अहम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्की, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं। आज 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि पुलिस लाइन में उनका हेलीपैड लैंड होगा, और जब भी वाराणसी दौरे पर जाते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने भी पहुंचते हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से खबर बताते हैं, जहां पर महिला रेसलर विनेश फोगाट ने
ट्वीट किया है। महिला पहलवान पर अब प्रदर्शन नहीं करेंगी, फोगाट ने ट्वीट करके बताया। तो महिला रेसलर विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महिला पहलवान अब प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगी। विनेश फोगाट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पहलवान अब सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। तो पहलवानों की कानूनी लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी। विनेश फोगाट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पहलवान अब सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। फोगाट ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पहलवानों की कानूनी लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी, यानी कि अब प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट में पहलवानों की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। पुलिस ने 15 जून के चार्जशीट दाखिल कर दी है। और बता दें कि कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो फोगाट ने तमाम जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि महिला रेसलर अब हिस्सा नहीं लेंगी प्रदर्शन में, बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगी। तो महिला पहलवान अब प्रदर्शन नहीं करेंगी। विनेश फोगाट ने ट्वीट करके कहा कि पहलवान अब सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ाएंगी। पहलवानों की कानूनी लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी, विनेश फोगाट ने कहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से विनेश फोगाट का ट्वीट आया, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जो विनेश फोगाट ने बीती रात ट्वीट किया था, जिसमें भारतीय कुश्ती संघ और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी लड़ाई सड़क से बदले आंदोलन अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। ये जानकारी खुद साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट करके दी है। इसके बाद जो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट में लिखा था कि उन्होंने सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती संघ के चुनाव करवाने के जो खिलाड़ी की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 7 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। इसी केस के में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल जो ट्वीट करके जब साक्षी मलिक ने जो लिखा है, उसके अंदर उन्होंने आगे कहा है कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार तय की गई है। प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया वो 11 जुलाई को तय है। सरकार ने जो वादे किए उसका इंतजार अमल होने का इंतजार रहेगा। साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक कर लिया है, जिसको जानकारी देने के लिए अपने ट्वीट से उन्होंने कल जानकारी दी थी। जी कुलदीप, माना जा सकता है जिस तरीके से अब लड़ाई ना लड़ने की बात कही जा रही है सड़कों पर, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा बन गया था जब पहलवान धरने पर बैठे थे, और अब कहा जा रहा है कि कोर्ट पे इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन था, क्या वो कहा जा सकता है जो आंदोलन है वो कमजोर हुआ है? जी, देखिए, अभी जैसा कि अभी सितंबर के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं, जिसको लेकर इन्होंने जो एक पत्र के माध्यम से विनेश फोगाट ने ट्विटर पेज पे लिखा था कि हम आंदोलित पहलवान अपने ट्रायल्स को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम लोग आंदोलन में शामिल रहे हैं, जिसके लिए हम अभ्यास नहीं कर पाए हैं। साथ ही उन्होंने ये लिखा था कि इस मामले को गंभीरता को समझते हुए इसलिए हम ये चिट्ठी आपसे साझा कर रहे हैं कि कुछ दुश्मन पहलवान है जो इस एकता में सेंध लगाना चाहते हैं, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। वही पता चला है कि जो इंडियन जो आईओए है कि इसके पैनल में शामिल किए गए पहलवान कोच जो ज्ञान सिंह और अशोक गर्ग ने 6 पहलवानों के लिए छूट की मांग की थी, जिसमें क्योंकि पिछले लगातार पहलवान धरना कर रहे हैं, इनको अभ्यास जो प्रैक्टिस नहीं की जा रही है, इसके लिए उन्हें जो 10 अगस्त तक ट्रायल करने की जानकारी दी थी, क्योंकि टीम का गठन होना है, जिसके लिए भी भारतीय टीमों के नामों की प्रविष्टि देनी है। इसलिए इन्होंने ये ट्वीट कर ये जानकारी दी है और जो पत्र साझा किया है, इन्होंने अपने अभ्यास के लिए समय मांगा है, जिससे आंदोलन जो कहा था आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। कोर्ट के अंदर चला गया। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक कानूनी लड़ाई में न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी कुलदीप भरत, तो कुलदीप, कहा जा सकता है कि अब जो लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी, तो किस तरीके का मामला अभी तक दर्ज किया गया है कोर्ट में? लेकिन इस पर 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके अंदर एक पोक्सो के मामला दर्ज किया गया था, वहीं एक जो 354A, 354D, 354B के और 109, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन पिछले दिनों जब एक महिला पहलवान ने जब कोर्ट के अंदर जो 164 के बयान होते उसमें उन्होंने बयान से अपने मुकर के उन्होंने कहा मेरे पे भेदभाव करने का आरोप लगाया था, यौन शोषण का कोई आरोप नहीं था, लेकिन मैं गुस्से के अंदर मैंने ये यौन शोषण का आरोप लगा दिया, जिसे उन्होंने वापस लिया, जिससे जो ब्रिजभूषण सिंह है उनका एक केस के अंदर तो उनको राहत मिल गई। लेकिन जो 6 पहलवान है, महिला पहलवान, जिनके अभी एफआईआर चल रही है, जिनके अंदर ये मामला दर्ज है, इसमें उनकी मुसीबत अभी बनी हुई है, क्योंकि अगर इस केस में अभी ट्रायल चलता है, जब गवाह सबूत सामने पेश आते हैं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को 1 साल से 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी पहलवान जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के
जो न्यायपालिका पर उनको भरोसा जताया उन्होंने कि न्याय के द्वारा ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने से उनको उनको लेकर कई तरह के ट्वीट किए गए, कई लोगों ने उनके साथ कई पहले ही आरोप लगा दिए, पूरा आंदोलन ने जो ट्वीट प्लान है दीपेंद्र हुड्डा पे आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बाद जो विनेश फोगाट है उनकी बहन खुद एक ट्वीट करके इस आंदोलन को ही आंदोलन में सेंध लगा रही है, क्योंकि जिसको लेकर भी एक जो पत्रकार है उन्होंने भी इसको ट्वीट किया था कि आप अपनी बहन का साथ दीजिए, अगर साथ नहीं दे सकते कम लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि उनके जो पिछले साल दिनेश फोगाट की बहन थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, जिसको लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं इसको आंदोलन को खत्म कराने के लिए। लेकिन जो 6 पहलवान है, महिला पहलवान, वो किसी भी तरह आंदोलन में पीछे नहीं आना चाहती, लेकिन वो अपने अभ्यास जो अभी देश का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने बाद ओलंपिक होने, जिसको अभी आंदोलन खत्म करने की बात की, इसलिए उन्होंने लड़ाई वो अदालत में लड़ने के लिए इच्छुक रही है, जो अदालत को भरोसा देता है। जी कुलदीप, जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की तरफ से एक तरीके की चेतावनी दी गई थी कि ओलंपिक संघ जो है भारत का वो चुनाव कराए, तो क्या उसके दबाव में ये चुनाव प्रक्रिया जारी की जाएगी? देखिए, अभी जो चुनाव होना जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ है, तो ब्रिजभूषण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद से चुनाव प्रक्रिया जारी थी, जिसको लेकर जो हाईकोर्ट है उसने भी आगे इसकी तारीख बढ़ा दी थी, क्योंकि अभी इसके नामों की अभी जो समीक्षा करनी बाकी है, जिसको लेकर पहलवानों का ट्रायल बाकी है, जिसमें कई तरह के नाम ऐसे हैं जिसके अंदर अभी जिन पर अभी नामों पे अभी उन पर जांच चल रही है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महिला पहलवान जो हैं वो प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, और इसके साथ ही साथ अब सड़क की जगह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। फोगाट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो है पहलवानों की कानूनी लड़ाई जो है वो कोर्ट में जारी रहेगी। तो प्रदर्शन जो है वो अब पूरी तरह से पहलवानों को कहा जा सकता है कि खत्म हो गया है, लेकिन कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से खबर आप बता दें, जहां पर दिल्ली वासियों को बड़ा झटका लगा है। 10% तक बढ़े हैं बिजली के दाम। पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट के जरिए दाम बढ़ाए गए हैं। बता दें कि 10% तक बढ़े हैं बिजली के दाम। तो अहम जानकारी दिल्ली से बता दें, जहां पर पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट के जरिए 10% तक बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्रों में असर इसका देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुरानी दिल्ली नई दिल्ली वालों के लिए जेब पर पड़ेगा असर। पावर एग्रीमेंट परचेज पर बिजली महंगी की गई है। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्र पर इसका असर देखने को मिलेगा। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली वालों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। बीएसईसी क्षेत्रों में बिजली की खपत के दामों में बढ़ोतरी की गई। तो अहम जानकारी दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों को एक बड़ा झटका लगा है। 10% तक बढ़े हैं बिजली के दाम। पावर परचेस एग्रीमेंट कॉस्ट के जरिए दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्रों में असर। पावर परचेस एग्रीमेंट कॉस्ट के जरिए बढ़ाए गए 10% तक का दाम। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्रों में असर। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली वालों की जेब पर पड़ेगा असर। बीएसईसी क्षेत्रों में बिजली की खपत के दामों में बढ़ोतरी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 10% तक बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ पे दिल्ली के जो दाम हैं वो पहले तो कम किए जाते थे, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर
ये लगा लीजिए कि बिजली फ्री दी जा रही थी यहाँ पर। लेकिन बीच में बिजली फ्री होने के साथ साथ सब्सिडी भी दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद में अब जब देखा जाए तो अब जो दिल्ली वासी है उसकी जेब पे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पहले तो चीजें फ्री मिल रही थी, लेकिन फ्री के साथ साथ अब जब 10% दर बढ़ा दी गई है, और ये भी कहा गया है कि सब्सिडी भी अब जब ही उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सब्सिडी का दोबारा से आवेदन भरेगा, अदरवाइज उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरीके से, जब दिल्ली, जहां पर दिल्ली सरकार बिजली फ्री दे रही थी और अब 10% बढ़ाकर लोगों को उसका बिल पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की जेब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी प्रवीण, क्या कुछ वजह है कि जिस तरीके से सरकार को 10% तक बिजली महंगी करनी पड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, मैं बता दूं आपको, इसके पीछे का जो कारण है, जिस तरीके से पिछली बार केजरीवाल सरकार ने चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री कर दिया था, तो लोगों ने उनको उस चीज का बहुत ज्यादा लाभ मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को ये लग रहा है कि हो सकता है उनके विज्ञापन, जो बहुत बड़े बड़े विज्ञापन हुआ करते थे, वो दिए जाते थे तो उसका पैसा बचाया जाता था। लेकिन अब जब बढ़ाने की बात आई है, 10% जो बिजली बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियां हैं उनको घाटा हुआ है। उसके चलते ही ये बिजली कंपनियों ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, और उसी के बाद जब उनकी याचिका पर काम किया गया, तो उसके बाद में 10% बिजली बढ़ाने, 10% जो दरें हैं वो बढ़ाने की अनुमति उन्हें दे दी गई, और उसी के साथ ये दर बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार का आया है, बिजली कंपनियों का आया है। जी जी प्रवीण, जिस तरीके से एक निश्चित जो है यूनिट बिजली खर्च करने तक कहा जाता है कि बिजली बिल माफ हो जाता है, तो क्या उसमें भी कोई चेंज हुआ है? देखिए, 200 जो यूनिट था वो 200 यूनिट तक था, कि 200 यूनिट तक बिजली अगर आप यूज करते हो तो उसका कोई बिल पे करना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर 200 यूनिट से ज्यादा आप दिल्ली के अंदर बिजली खर्च करते हो तो उसके बाद उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अब जब 10% की बढ़ोतरी हो गई है, तो इन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और अब तो सब्सिडी भी खत्म की जा चुकी है। सब्सिडी के लिए भी ये कह दिया गया है कि सब्सिडी उन्हीं लोगों को दोबारा से मिलेगी जो लोग दोबारा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा असर दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जेबों पर पड़ने वाला है। जी प्रवीण, जिन लोगों ने मुफ्त बिजली के नाम पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, क्या उनके साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा नहीं होगा? देखिए, कहा जाए तो ये बहुत बड़ा धोखा ही है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछली बार चुनाव जीते थे, उसमें बिजली और पानी और डीटीसी बसें फ्री की थी, तभी यहाँ की जनता को लगा कि जब सब चीजें फ्री मिल रही हैं तो ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना चाहिए और ऐसी पार्टी को जिता के लाना चाहिए जो दिल्ली की जनता के बारे में सोचेगी। लेकिन अब जब 10% जब बढ़ा के बिल उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो फ्री का यूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी दिखाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सब्सिडी भी नहीं मिल रही है और 10% बढ़ा के भी देना पड़ रहा है। पहले तो ये राहत थी कि लोगों के मन में कि भाई 10% नहीं बढ़ा हुआ था और फ्री मिल रहा था और सब्सिडी भी मिल रही थी। लेकिन अब सब्सिडी भी नहीं है, और सब्सिडी भी जब मिलेगी जब आप दोबारा से आवेदन करेंगे। तो सोचिए आप उन लोगों को कितनी परेशानी होने वाली है जो लोग फ्री की बिजली यूज कर रहे थे। जी, तो किस तरीके से सबसे ज्यादा असर किस वर्ग के लोगों को इसका पड़ेगा? देखिए, मैं बता दूं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने जो रोज मर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो रोज अपने घर से निकलते हैं अपने काम के लिए और उसके बाद में शाम को अपने घर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अब गर्मी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पड़ती है। और उसी के साथ साथ अब तो खैर थोड़ा सा मानसून के चलते दिल्ली में 2-4 दिनों से राहत है, लेकिन जब मानसून चला जाएगा, क्योंकि 4 दिनों का ही मानसून है, उसके बाद में एसी भी चलेंगे दिल्ली के अंदर और गर्मी भी पड़ेगी। दिल्ली का जो तापमान है वो 40 से 42 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं दिन में एसी, फ्रिज, कूलर सभी चीजें चलेंगी। तो दिल्ली की जनता को इस बार जब बिल पे करना पड़ेगा तब शायद उन्हें पता लगेगा कि 10% जब बढ़ के बिल आएगा तो दिल्ली की जनता का क्या होने वाला है। जी, तो लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में भी जो बिजली की खपत को लेकर के काफ़ी जुगत की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत थी, क्या उसके चलते ये दाम तो नहीं बढ़ाए गए ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके?
जी मैं बता दूं आपको, दिल्ली के अंदर तीन कंपनियां काम करती हैं, एनडीपीएल, बीएसईएस और एक कंपनी और है जो काम करती है। उसी के चलते, क्योंकि कहीं पे बीएसईएस है, कहीं पे एनडीपीएल है, तो उसी के चलते जिस जिस तरीके से दर बढ़ती है और दर कम होती है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ तभी ये दर बढ़ाई गई है। और कंपनियों का कहना कहीं ना कहीं ये भी है कि हम भी कब तक फ्री बिजली देंगे। दिल्ली सरकार उन्हें उतना बजट नहीं दे पा रही होगी, या दिल्ली सरकार ने उनका बजट पास नहीं किया होगा। उसकी वजह से जब बिजली कंपनियों की जेब पर जब असर पड़ा है, तो उसके बाद में ही दिल्ली की जो जनता है उसकी जेब पर भी असर पड़ता दिखेगा। जी जी। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर विस्तार से बात करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से दिल्ली की जनता पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो 10% तक महंगी हो जाएगी अब दिल्ली में बिजली। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएससीएस जो कंपनी है उसने 10% बढ़ाने का, बिजली महंगी करने का ऐलान कर दिया है। तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कि अब 10% तक बढ़ाए जाएंगे बिजली के दाम। पावर परचेस एग्रीमेंट कॉस्ट के जरिए ये दाम बढ़ाए गए। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी ट्रांस यमुना क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा का बड़ा ऐलान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अब टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में है। वहीं शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं बसपा। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो बता दें कि सही समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है बसपा। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा। बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर मंथन कर रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बसपा टिकट नहीं देगी। तो बसपा कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में है। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है बसपा। सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती बसपा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब बसपा ने ऐलान कर दिया है उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जो ऐलान किया है कि इस बार वो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को टिकट नहीं देंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनके ऊपर आरोप लगे थे। उन्होंने अतीक अहमद की जो पत्नी थी उनको शामिल किया था। उसके बाद काफी पार्टी गिरी हुई थी और जो दलित वोट, उनका बेस वोट है, वो वोट भी उनसे छिटक गया था। इस बार इसी को देखते हुए मायावती ने ऐलान किया है कि किसी भी जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी उसको टिकट नहीं देगी, क्योंकि उनका जो
बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वो केंद्र में भी ज्यादा सीटें हासिल करने का है। जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन बना है उससे जो है बहुजन समाज पार्टी अलग है, उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने आप को दलित व मुस्लिम समीकरण फिर से जोड़कर अपनी भागीदारी दिखाना चाहती है। इसीलिए उसने जो है इस बार आपराधिक तत्वों को टिकट न देने का फैसला लिया है, जो कि उनका एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों व मुस्लिमों के ऊपर ही राजनीति करती। जब पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि जो बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए थे, वहीं जो मुस्लिम समाज है उसने साफ तौर से सपा का समर्थन किया था। इस बार मायावती लगातार प्रयास कर रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनकी तरफ झुकाव उनका बढ़े, और जो दलित वोटर उनके इधर उधर चले गए हैं वो फिर उनकी तरफ मुखातिब हो। इसको लेकर वो लगातार कवायद कर रही है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव 2024 है उसमें बसपा की प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है। फिलहाल मायावती जो इन्होंने जो निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रवृत्ति की टिकट नहीं देंगी, ये काबिल तारीफ है। सभी पार्टियों को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। जी पवन, जिस तरीके से बसपा का जो पिछले कुछ चुनाव में प्रदर्शन रहा है वो बेहद ही औसत रहा है, और बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे वाली प्राप्त पार्टी है, तो क्या उसको ये फैसला पहले नहीं लेना चाहिए था, और अब जब ले लिया है तो इसका कितना असर अब देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला चुनाव विधानसभा चुनाव रहा काफी निराशाजनक रहा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में तो उन्हें 10 सीटें मिल गई थी, क्योंकि उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी था, जो कि एक बड़ा गठबंधन था। उनको 10 सीटें मिली थी। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उनको केवल एक मात्र सीट मिली है। तो इस तरह कहीं ना कहीं उनके वोट परसेंटेज में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, जिसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती काफी लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय है, और वो लगातार अपने कोऑर्डिनेटर को उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ढूंढा जाए, उनको टिकट दिलाया जाए। इसी तरह जो उन्होंने जो अपराधी को टिकट न देने की बात कही है उससे कहीं ना कहीं संदेश जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी उनके टिकट उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और अतीक अहमद टिकट मिल चुका है। अतीक अहमद की पत्नी उनमें शामिल हो चुकी है, जिससे एक गंभीर आरोप उन पर लगा था कि माफियाओं को शरण देती हैं। तो वो कम से कम, क्योंकि जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं माफियाओं से ज्यादा प्रताड़ित होती है, तो वो दलित वर्ग ये नहीं चाहता कि किसी की तानाशाही चले या कोई माफियागिरी चले। तो अगर इस तरह का इन्होंने सोचा है कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगी, और तो उससे दलित वर्ग में एक संदेश जाएगा कि हाँ, मायावती फिर से जो है अपने एजेंडे पे आई है, और काफी वोटर्स जो उनसे छिटक गए थे वो इस बार जुड़ेंगे। जी पवन, जिस तरीके से अब मायावती ने इतना बड़ा एक ऐलान कर दिया है कि वो कह रही हैं साफ साफ कि वो जो है कैंडिडेट्स की तलाश में है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो गठबंधन एक विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसका हिस्सा नहीं होगी बसपा। जी, जिस तरह से जो पटना में महागठबंधन जो 16 पार्टियों का एक वहां पर जुटान हुआ था, उसमें मायावती को बुलाया नहीं गया था। उसके बाद मायावती ने लगातार ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी, और उनका साफ तौर से ये संदेश है कि वो अकेले ही इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अकेले ही जो है दम पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि गठबंधन करके वो कई बार आजमा चुकी है, लेकिन उनको खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद जो ये 16 पार्टियों का अलग गठबंधन बनना, उसमें मायावती की पार्टी शामिल नहीं होने जा रही है, और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसीलिए अपने उम्मीदवार है उनको टिकट फाइनल करने के लिए अपने कोऑर्डिनेटर को आदेश दे दिया कि वो जाके क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी ढूंढ कर लाएं। ये कहीं ना कहीं एक संदेश जो गठबंधन, विपक्षी एकता जो का गठबंधन जो बनना उनके लिए भी एक सबक होगा, क्योंकि मायावती को उन्होंने जो बुलाया नहीं था उस पटना वाली मीटिंग में, उससे जो है मायावती खासी नाराज थी, और उसके बाद उन्होंने ये जो ऐलान किया है कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली हैं और प्रत्याशियों को ढूंढ रही है, उससे विपक्षी जो एकता थी उसकी कहीं ना कहीं हवा निकलती साफ तौर से दिख रही है। जी पवन, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पे जात की जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो जाति के आधार पर जो है वोट बैंक बनाए जाते हैं, और बसपा जो है देखा गया है कि वो मुस्लिम और दलित के बल पर हमेशा जो है चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है। जब दलित और मुसलमान एक साथ हो जाते हैं बसपा के लिए तो उसके लिए एक अच्छी बात होती है। तो ये जो साफ प्रवृत्ति के लोग और शिक्षित वाले लोगों को ढूंढने की कवायद जो कर रही है, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मुस्लिम और दलित ही होंगे, या और भी कोई कैंडिडेट हो सकता है?
देखिए, बसपा की जो राजनीति है, बसपा के जो वोटर्स हैं, जो उसके बेस वोटर हैं, वो हमेशा बसपा के साथ ही जुड़े रहते हैं। इसलिए जो बसपा बहुजन है, वो हमेशा सवर्णों को भी ज्यादा से ज्यादा टिकट देती है। पिछले कई चुनावों को रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को भी बड़ी संख्या में टिकट बहुजन समाज पार्टी द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही मुस्लिमों को भी बड़ी संख्या में टिकट मिलता है, और जहां तक दलित समाज की बात है तो जी। उसको भी यहाँ पर टिकट मिलता है। लेकिन जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, इसमें ब्राह्मण समाज को भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोटर है वो तो उनके साथ जुड़ा ही रहता है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी ब्राह्मण या ठाकुर या अन्य जाति का होता तो वो उसका भी वोट परसेंटेज के साथ जुड़ता है, जिससे उसके जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इस समीकरण को देखते हुए बहुजन समाज जो सवर्ण है, इनको भी बड़ी संख्या में टिकट देने के साथ ही साथ मुस्लिमों को भी और दलितों को भी टिकट देगी। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि बसपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि अब जो गलत छवि वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं देगी बसपा, बल्कि जो शिक्षित हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, सिर्फ उनको ही बसपा अब चुनाव में टिकट देगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही जो एक बड़ा ऐलान किया गया है बसपा की तरफ से कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों में देखा गया है कि कई माफिया, कई बड़े बड़े नाम जो है वो बसपा पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बसपा का जो नाम था वो भी खराब हो रहा था, जिसको अब साफ करने की कवायद की जा रही है बसपा की तरफ से। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। दिल्ली से खबर बताते, जहां पर साक्षी मलिक ने बनाई है सोशल मीडिया से दूरी। थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक ने अब सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं विनेश फोगाट। तो कल तक जो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दिल्ली के सड़कों पर महिला पहलवानों के लिए आंदोलन कर रही थी, अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाने की वजह जो है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन विनेश फोगाट ने भी साक्षी मलिक की तरह ही ये फैसला लिया है कि वो भी अब सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं साक्षी मलिक। उन्हीं के चलते विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से दूरी बनाई। विनेश फोगाट भी थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। तो आपको बता दें, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुछ दिन पहले तक दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी सड़कों पर। अब यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने आज ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि अब जो लड़ाई है वो सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि कोर्ट पर लड़ी जाएगी। अगली खबर आगरा से, जहां पर 100 फीट रोड पर देर रात हुई फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। तो 100 फीट रोड पर देर रात फायरिंग हुई है आगरा में। तो अहम जानकारी, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। बताया जा रहा है कि बदमाश जो है वो कार में आए थे और फायरिंग करने वालों की पहचान भी हो गई है। ट्रांस यमुना के रहने वाले बताए जा रहे आरोपी, ट्रांस यमुना के रहने वाले बताए जा रहे आरोपी। दोनों घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। थाना न्यू आगरा क्षेत्र का मामला आपको बता रहे। तो 100 फीट रोड पर देर रात हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। कार में आए थे बदमाश। फायरिंग करने वालों की हुई पहचान।
तो आपको बता रहे थे आगरा से खबर थी जहां पर फायरिंग की घटना हुई है। अब आपको ले चलते सीतापुर की घटना पर, जहां पर अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि शादी समारोह से डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। तो अवैध असलहे का वीडियो वायरल हुआ है सीतापुर से खबर, जहां पर शादी समारोह में डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें असलहे लेकर के कुछ युवक नाचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मचरेटा क्षेत्र के पौडावर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर से खबर, जहां पर अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल, शादी समारोह में डांस करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सीतापुर से अहम खबर, जहां पर अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध असलहे लेकर के कुछ युवक डांस पार्टी में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि शादी समारोह का ये वीडियो है, जिसमें कुछ युवक जो है अवैध असलहे लेकर के नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो तमाम ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अवैध असलहे लेकर के वीडियो वायरल होते रहते हैं आए दिन, और शादी समारोह में ख़ास तौर से इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। तो अवैध असलहे लेकर के युवक खुलेआम नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर औरैया से, जहां पर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मिली थी गौ तस्करों की खबर। तो गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, अहम जानकारी औरैया से, जहां पर पुलिस को मिली थी गौ तस्करों की खबर, जिससे उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ है और गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। गौ तस्कर डिवाइडर पार करके सड़क ट्रक छोड़ करके फरार हो गया। पुलिस को ट्रक में मिले हैं 38 गौवंश। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। तो बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला, जहां पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है औरैया जिले में। तो पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, गौ तस्कर गिरफ्तार हो गया है। जबकि बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ है, जबकि घायल को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।